Very good morning, student. Today we are going to learn the second poem named An Elementary School Classroom in a Slum. The title refers us that the inequality of the society, the slum schools. Here Stephen Spender describes about the pitiable, miserable and complicated situation of the student who lived and studied in slum school. The atmosphere of a slum classroom. So we can say that the title of the poem is already on the blackboard, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. The lesson gives us a correct picture of the poverty, helplessness and the people who lived in slum are so miserable and unnoted by the society, and they are leading a very helpless, miserable life. The poem shows a great inequality of the society, and the inequality of the society refers and gave us a message to improve the condition of the poor people and who lives in slum. तो इस पाठ में स्टेफन स्पेंडर जिन्होंने एक स्लम में, मलिन बस्ती में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जो बच्चे मलिन बस्ती के क्लासरूम का चित्रण बड़ा ही सजीव और मार्मिक किया है। इसमें जो है उनकी मजबूरी, उनकी गरीबी, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह का उनका लाइफ स्टैंडर्ड है और किस तरह से समाज में जो है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की जीवन शैली और सामाजिकता है। वे सामाजिक तौर पे उपेक्षित हैं, उनकी दशा बड़ी खराब है क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। उनके पास जो है इस संसार की जो अदर प्रकार की फैसिलिटीज हैं वो नहीं हैं। वे खाने के लिए मोहताज हैं, बहुत गरीब हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास अच्छे घर नहीं है और वे अपने इसी मलिन बस्ती रूपी संसार में, इस अंधकार में जीवन में अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। तो यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर tries to tackle the problem of slum. It's a very necessary to tackle the problem of the slum because they are leading a very miserable, pitiable life. तो इस तरह से जो इस पाठ की थीम है कि समाज में तमाम प्रकार की असमानताएं व्याप्त हैं और समाज में कुछ ऐसा वर्ग इस तरह का जीवन जीता है जो कि
केवल कहने के लिए मानव का जीवन है, वह पशुओं से भी बदतर जीवन जीते हैं और हमारे देश को चलाने वाले, समाज को चलाने वाले लोग उनको उपेक्षित रखते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। तो स्टेफन स्पेंडर ने इस पाठ के माध्यम से अपने पाठकों का, लोगों का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित किया जो झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में निवास करते हैं, उनके बारे में भी सोचने के लिए बाध्य और मजबूर किया है। तो आज हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे इस पोयम का। बड़ा ही अच्छा पोयम है, आप बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से, एकाग्रता से ध्यान दें, जिससे लेसन लाइन टू लाइन आपको बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो आइए हम इस पार्ट को देखते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमें लेना है। तो पहली लाइन पे आते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, द चिल्ड्रन फेसेस लाइक rootless weeds, the hair torn round their pallor। अब इसमें देखें गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स, वेव्स का मतलब लहरें या झोंका, गस्टी वेव, गस्टी का मतलब स्ट्रॉन्ग से। तो और यहाँ पे जो रूटलेस, रूटलेस वीड्स मतलब होता है ऐसे पौधे जो अनुपयोगी हों, जिसे लोग उखाड़ कर फेंक देते हों। हेयर मतलब बाल, पैलर का मतलब पीले पड़े चेहरे, अर्थात भूख से, गरीबी से, लाचारी से पीले पड़े चेहरे। तो अब हम अर्थ लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड एक दो था, उसको हमने आपको बता ही दिया। तो कह रहे हैं कि ये जो मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, मलिन बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं, मलिन बस्ती में जो रहने वाले बच्चे हैं, उनके चेहरे पर, उनके चेहरे पर इन लहरों का कोई प्रभाव नहीं है, दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं है। कहें कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर ये फार फार इम्फेसिस किया है, जोर डाला, अपनी बात को जो है इम्फेसिस किया, इस पर जोर डाला। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दी चिल्ड्रन फेसेस, दूर दूर तक जो है इन बच्चों के, ये बच्चे जो मलिन बस्ती में रहते हैं, इनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता, कोई प्रसन्नता, किसी प्रकार का कोई सुखद आकर्षण नहीं है। ये झोंकेदार लहरें का मतलब ये मलिन बस्ती में रहने वाले जो गरीब, लाचार और कुपोषित बच्चे हैं, उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता और किसी प्रकार का आकर्षण, किसी प्रकार का कोई आत्मविश्वास नहीं दिखाई देता है। अगली लाइन, लाइक रूटलेस वीड्स, कैसे वीड्स है? वीड्स मतलब प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पौधे। कैसे वीड्स हैं, प्लांट है? रूटलेस, ऐसे पौधे जो कि जड़ से उखड़े हुए हैं, ऐसे पौधे जो जड़ से उखड़े हुए हैं। यहाँ पे तुलना कर रहा है, चिल्ड्रन फेसेस, बच्चों के चेहरे उसी तरह से मुरझाए हुए हैं जैसे किसी पौधे को हम उखाड़ दें। तो यहाँ पे कंपेयर किया चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, जो है अनुपयोगी पौधों को जड़ से जिस तरह से उखाड़ दिया जाता है, उसी तरह से इन मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चेहरे हैं। द हेयर टॉर्न राउंड दियर पैलर, पैलर पीले पड़े चेहरे, दुख में व्याप्त चेहरे, या कुपोषित भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मलिन बस्ती में रहने वाले जो गरीब लाचार बच्चे हैं, वे पेट भर भोजन नहीं पाते हैं, जिसे वो कुपोषण के शिकार हो गए हैं, उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, वे दुखद अवस्था में हो गए हैं।
तो फिर से हम लेते हैं इस लाइन को, द हेयर टॉर्न राउंड दियर पैलर, उनके पीले पड़े चेहरे पर उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं। कहने कि उनके पीले चेहरों पर, उनके जो कुपोषित दुखद दयनीय पीले पड़े हुए चेहरे हैं, उन पर उनके बाल अस्त व्यस्त अवस्था में बिखरे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे कवि ये बताना चाहते हैं कि जो ये गरीब लाचार मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, इनकी पर्सनालिटी पर इनकी किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे कि इनके बालों पे कंघी नहीं की गई है, क्योंकि इनका जीवन स्तर निम्न है, ये गरीब लोग हैं, इनका किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उनके पीले पड़े चेहरों पर इनके बाल बिखरे पड़े हुए हैं। अगली लाइन, द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड। अब यहाँ पे एक मलिन बस्ती के एक बच्चे के बारे में यहाँ बात किया गया है कि उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए हैं। दूसरा मलिन बस्ती का जो क्लासरूम है, अभी क्लासरूम में ही हम हैं। आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे पोएट ने क्लासरूम के अंदर बैठे जो बच्चे हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो क्लासरूम में पहला बच्चा जो है, करें कि उसका चेहरा पीला पड़ा है और उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। दूसरा, एक लंबी लड़की है जो अपने सिर को नीचे आगे की तरफ नीचे झुकाए हुए है। लंबी लड़की अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए है, अर्थात वह भूख से एक प्रकार से व्याकुल है, वह निद्रा की दशा में भी है और गरीबी और लाचारी से वह निराशा की दशा में दिखती है। चेहरे पर अपनी जटिल समस्याओं का उसके ऊपर इतना बोझ है कि वो अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाए हुए है। ये जो लिखा है वेटेड डाउन हेड, ये वेट, ये वजन कैसा है? गरीबी लाचारी का वजन, गरीबी लाचारी का वजन है ये। और दूसरी चीज भूखमरी की समस्या है। तो अपने जो है दुखद और परेशानी भरी अवस्था में वह लंबी लड़की अपने सिर को आगे की तरफ कक्षा में झुकाए हुए बैठी हुई है, कक्षा में झुकाए हुए सिर को बैठी हुई है। आप देखते हैं कि आप ये समझते हैं कि जब आप दुखद अवस्था में होते हैं और यू आर ऑलरेडी ए स्टूडेंट, अगर कक्षा में जब आपको जो है टीचर के द्वारा डांट पड़ती है तो आप अपने सिर को ऊपर करके शायद नहीं बैठते हैं, या घर से अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने चेहरे को झुकाए हुए ही बैठते हैं। तो कहने का मतलब दुख का जो बोझ है वह चेहरा झुका हुआ है। तो उसी को यहाँ पे पोएट जो है बता रहा है कि लंबी लड़की कक्षा में जो है अपने सिर को झुकाए हुए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय है, पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग, पेपर कैसा होता है? पतला। अब पेपर पतला होता है। पेपर जैसा दिखने वाला लड़का मतलब बहुत दुबला पतला कुपोषित लड़का, कमजोर लड़का। तो कह रहे हैं कि जो है पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह, शाब्दिक अर्थ है कागज की तरह दिखने वाला बालक, अर्थात बहुत दुबला पतला कुपोषित कमजोर बालक। कमजोर फिजिकली क्या है? फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर है। तीसरे लड़के की बात यहाँ पे हो रही है क्लासरूम के, भी ध्यान देंगे। थर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तीसरा सीमिंग बॉय।
तो कह रहे हैं कि कक्षा में जो मलिन बस्ती की कक्षा है उसमें एक बहुत ज्यादा दुबला पतला बालक विथ रैट्स आईज, चूहे जैसी आंखों वाला बैठा हुआ है। कह रहे हैं कि एक बालक है जो कि शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर दुबला पतला है और उसकी आंखें चूहे जैसी दिखती हैं। कहने का मतलब जो है उसका चेहरा जो है कुपोषित है, थोड़ा सा कमजोर दबा हुआ सा दिख रहा है और उसके चेहरे में आगे की तरफ उसकी आंखें दिख रही हैं। तो एक दुबला पतला बालक जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, अर्थात कुपोषित बालक है, कमजोर, शारीरिक तौर पर कुपोषित बालक है, शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, कमजोर है। आगे हम देखते हैं, द स्टन्ड अनलकी हेयर, HEIR, एयर मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, एयर मतलब द स्टन्ड अनलकी हेयर, स्टन्ड अनलकी, तो कह रहे हैं कि स्टन्ड अनलकी हेयर। अब यहाँ पे स्टन्ड का मतलब अविकसित, स्टन्ड अनलकी, अविकसित, अभागा, एयर उत्तराधिकारी, ऐसा है, ऐसा बालक है जो कि जो है कुपोषित है, शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे विकसित नहीं है, वह जो है अविकसित, अभागा, एयर उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मतलब ऐठी हुई, बोन्स मतलब हड्डियां, या आप कह सकते हैं विकृत हड्डियों वाला, विकृत हड्डियों वाला। अब देखिए उसको इसीलिए कहा जा रहा है कि अनलकी है और स्टन्ड है, कुपोषित, अभागा, विकृत हड्डियों वाला, उत्तराधिकारी, रिसीटिंग अ फादर्स नैरल्ड डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, नैरल्ड मतलब गठिया रोग की बीमारी। तो कह रहे हैं कि फिर से देखें, यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, थोड़ा सा कुछ जो है विशेष ध्यान देना है। तो कह रहे हैं कि कुपोषित, अभागा, फादर्स नैरल्ड डिजीज, अपने पिता की गठिया रोग की बीमारी को उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, उसकी हड्डियां विकृत है, रिसीटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, बैक, अपनी डेस्क पर बैठकर अपने पाठ को दोहरा रहा है। रिसीट करना मतलब दोहराना, अपने पाठ को दोहरा रहा है। अब यहाँ पे आप फिर से हम आपको एक रिवीजन दे देते हैं, हो सकता है आपको भी कम समझ में आया हो। द स्टन्ड अविकसित, कुपोषित, अभागा, उत्तराधिकारी जो अपने फादर नैरल्ड डिजीज, अपने पिता की गठिया रोग की बीमारी को इस अभागे कुपोषित बालक ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, जिससे उसकी हड्डियां भी विकृत हैं और वह फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठकर, अपनी डेस्क पर बैठकर अपने पाठ को रिसीट कर रहा है, अपने पाठ को दोहरा रहा है, अपने पाठ को पढ़ रहा है। अर्थात जैसे HEIR, हेयर मतलब उत्तराधिकार, जिस तरह से कोई उत्तराधिकार में अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करता है, धन दौलत, घर परिवार और ज्ञान प्राप्त करता है, वहीं पर इस मलिन बस्ती में रहने वाला बच्चा जो कि उत्तराधिकार में बीमारी को प्राप्त किया है, जो बीमारी उसे है वही जो बीमारी उसके पिताजी को थी, जो बीमारी उसके पिताजी को थी वही बीमारी जो उस बालक को उत्तराधिकार में मिल गई है, क्योंकि वे गरीब, लाचार हैं, कुपोषित हैं और कुपोषण के कारण
उसको भी अपने पिता की बीमारी उत्तराधिकार में मिली हुई है। वह पिछली बेंच पर पीछे बैठा हुआ है और अपने पाठ को दोहरा रहा है, अपने पाठ को पढ़ रहा है। मतलब उत्तराधिकार में उसे गरीबी, लाचारी और बीमारी प्राप्त हुई है। वह मलिन बस्ती का बालक है जो कि अपनी कक्षा में बैठा है। उसके पिता को जो बीमारी है वही बीमारी उसे भी है और वह गठिया रोग की इस बीमारी से त्रस्त है और वह उसकी बीमारी, अपने पिता की बीमारी उसे भी वह बीमारी है और वह अपने डेस्क पर बैठकर अपने लेसन को रिसीटिंग दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, देखिए यहाँ पर हर जगह पोएट ने लाचारी और उनका जो दुखद जीवन है उसको बिल्कुल फोकस किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिम क्लासेज, ये डिम क्लासेज, धुंधले क्लासेज, जहां पे उनका क्लासरूम है वहां पे अच्छा प्रकाश नहीं है, उजाला बढ़िया नहीं है, डिम क्लासेज है। उनके क्लासेज क्या है? डिम है। जहां पर ये मलिन बस्ती के बच्चे अपने क्लासरूम में हैं और एट बैक ऑफ द डिम क्लासेस, और पीछे बैठा हुआ वह बालक अपनी धुंधली कक्षा में, अर्थात प्रकाशहीन कक्षा में वह बैठा है। वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग, अननोटेड उपेक्षित, अननोटेड जिसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक ऐसा बालक जो है धुंधली कक्षा में। उनकी कक्षा कैसी है? उचित, प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर प्रकाश नहीं है और वो पीछे बैठा हुआ बालक है, अननोटेड है, जिसका कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उसका ध्यान, कोई उसकी केयर नहीं कर रहा है, जो कि बड़ा ही प्रिय है, बड़ा ही स्वीट बालक है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, एंड यंग, और छोटा बच्चा है। कह रहे हैं कि पीछे एक बालक बैठा है जिसका कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वह बालक बड़ा ही स्वीट है, बड़ा ही प्यारा है और छोटा है। बड़ा ही प्यारा बालक है और छोटा है, जो कि पीछे बैठा हुआ है और अननोटेड है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। His eyes live in a dream, उसकी आंखें live in dream, उसकी आंखों में सपने हैं, उसकी आंखों में सपने हैं। अर्थात वह कक्षा में भले बैठा है लेकिन उसका अंतः मन कहीं दूसरे जगह है, वह कल्पना में खोया हुआ है, वह कल्पना लोक में है, वह कल्पना कर रहा है, कुछ अपने मन में सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, कुछ दूसरी विचारधाराओं में डूबा हुआ है। बड़ा ही प्यारा छोटा बालक है जिसकी आंखों में सपने हैं, जिसकी आंखों में कुछ काल्पनिक विचार हैं, वो अपनी कल्पना में डूबा हुआ है। तो आगे देखते हैं, हिज आइज लिव इन ड्रीम, वह कल्पना में है, कुछ विचार कर रहा है, सपने में है। सपने का मतलब वह जो है कुछ विचार कर रहा है और वो क्या सपना देख रहा है? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, वह विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है गिलहरी के खेल के बारे में। वो कक्षा में है लेकिन कक्षा की बातों का ध्यान नहीं है उसे, बल्कि वह गिलहरी के खेल के बारे में, गिलहरी के साथ खेलने के बारे में सोचता है कि गिलहरी वाला खेल हम खेलें, तो गिलहरी के खेल के बारे में सोचता है। इन ट्री रूम, और वृक्ष के खोखलों के बारे में खेलने की बात सोचा। जैसे वृक्ष में कहीं कहीं कुछ जगह होता है जिसे रूम लिखा है पोएट ने यहाँ पे, कि वृक्ष के जो खोखले होते हैं जहाँ पे वो बच्चे कभी कभी उसमें बैठ जाते हैं या कुछ चीजें डाल देते हैं और खेलते हैं। तो वृक्ष के जो रूम्स हैं, वृक्ष के जो खोखले हैं, उसके बारे में खेलने की बात सोचता है। अदर देन दिस, जिस कक्षा में वो बैठा है उस बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो गिलहरी के खेल के बारे में सोचता है और वृक्ष के
खोखलों के बारे में सोचता है, वृक्ष में जो बने हुए कुछ स्थान हैं उसके खेल के बारे में सोच रहा है, बल्कि वह अपनी कक्षा के बारे में नहीं सोच रहा है। केवल उसका शरीर कक्षा में है, लेकिन उसका अंतः मन गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है। और वह वृक्ष के जो रूम्स होते हैं, वृक्ष के जो खोखले होते हैं, उसके बारे में वो सोच रहा है कि उस खेल को हम खेलेंगे। वह कल्पना में खोया हुआ है और वह उसके बारे में सोच रहा है। तो इस तरह से जो है आपने अभी देखा कि जो है इस पोयम में बड़ा ही प्यारा पोयम है, ये बड़ा ही अच्छा पोयम है। मलिन बस्ती की कक्षा के वातावरण को, वहाँ पे बैठे हुए बच्चों के बारे में वो अपना चित्रण कर रहा है, जो कि बड़ा ही मनोरम और सुंदर है। एक बार क्विक रिवीजन दोबारा लेते हैं। अब जल्दी से हम एक बार रिवीजन आपको देके तुरंत क्लोज करते हैं। और नीचे ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको स्वयं करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पैसेज से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसीलिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेसन का आपको हमने दिया है। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेयर द चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे दूर दूर तक इस संसार के आकर्षण से दूर हैं। कह रहे हैं कि संसार का जो अट्रैक्शन है, गस्टी वेव्स का मतलब शाब्दिक है कि इन बच्चों के चेहरे इस मजबूत लहरों से बहुत ज्यादा दूर है। अर्थात वास्तविक जो संसार है, जो आकर्षित करने वाला संसार है, उस संसार से इन बच्चों के चेहरे जो है इस संसार के आकर्षण से, संसार की इस भव्यता से बिल्कुल दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और उनके चेहरे जिस तरह से किसी पौधे को उखाड़ दिया जाए, उखड़े हुए पौधे की तरह उनके चेहरे हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, उनके पीले पड़े चेहरों पर उनके बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, एक लंबी लड़की अपने सिर को दुखद अवस्था में नीचे झुकाए हुए है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक दुबला पतला बालक, मलिन बस्ती की कक्षा में बैठा हुआ एक दुबला पतला बालक जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, स्टंड, कुपोषित है, अविकसित है, अनलकी हेयर है, अभागा उत्तराधिकारी है, जिसे अ फादर्स ग्नैरल्ड डिजीजेज, जिसे अपने पिता की गठिया रोग की बीमारी उत्तराधिकार में प्राप्त है, और उसकी हड्डियां ट्विस्टेड बोन्स, उसकी हड्डियां विकृत हैं, और वह अपने पाठ को दोहरा रहा है। आगे है फ्रॉम ही डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठकर अपना पाठ दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अपनी धुंधली कक्षा में एक प्यारा बालक, स्वीट एंड यंग, अपनी धुंधली कक्षा में एक प्यारा छोटा बालक बैठा है, जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा, अननोटेड है, जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ही जाइज लिव इन अ ड्रीम, वह कल्पना में खोया हुआ है, वह सपनों में खोया हुआ है। आप स्क्वायरल्स गेम, वह गिलहरी के खेल के बारे में सोचता है, और वृक्ष में बनी हुई खोखलों के बारे में, खेलने के बारे में सोचता है। अदर देन दिस, और वह अपनी कक्षा के बारे में नहीं सोचता है, कक्षा में केवल बैठा है, लेकिन वो गिलहरी के खेल के बारे में, वृक्ष के रूम्स में, वहाँ पे वृक्ष के रूम्स में खेलने के बारे में विचार करता है, और वो अपनी कक्षा के बारे में नहीं सोचता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टैंजा आपने पढ़ा और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड इन दिस स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब्स about the attraction of the world, the children who are studying in a slum classes, their faces looks so terrified and in a deep gloom. They do not know the
attraction of the world, like that rootless weeds, the plants which were destroyed, they looked like that. The hair of the students are in a disturbed way. The hair of the students are in a scattering situation because they are so sorrowful. Other thing is that a tall girl already bowed his head down, and because she was very sorrowful, she was in a great problem, like that you can say that she was hungry and helpless, so she bowed his head. The paper seeming boy, a very thin boy like rat eyes, looking there, and he was not in a positive way, very unlucky here. He got the diseases of his father, and he was repeating his lesson in a dim classes. The other boy was already looking very nice and small. No one caring about him, was looking very good and have a confidence. His eyes, he was dreaming about the squirrel game, about the tree room, and he was not actually thinking about his class. He was an imaginative boy and looking very nice. The question is that, who is the poet of this poem? The first question is that, who is the poet of this poem? Who has the rat's eyes? Where was the school of the children? Why had the tall girl weighted down her head? The question, you have to solve the question with the help of the video, and I hope that you will get the lesson in a positive way, and I hope that you will see the video very nicely, and I hope that you will get the stanza. It's a first part of the poem. I will provide you second part of the poem in coming time. Have a nice day. Have a good day.